करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम और करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का ये C22 लेक्चर नंबर 22 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस्ड है, करेक्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा होता नल पॉइंट वाली कहानी आई थी। नल पॉइंट जहां पर होता है उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। कोई करंट का फ्लो क्यों नहीं होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होता है? जब दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, ठीक है। मीटर ब्रिज से हमने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फाइंड किया, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड किया, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। जो ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन था वो भी एक प्रैक्टिकल एपरेटस है, मीटर ब्रिज भी प्रैक्टिकल एपरेटस है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, ये भी जो एपरेटस है ये प्रैक्टिकल एपरेटस है। एक्सपेरिमेंट भी आप इसका कर सकते हो, ठीक है, लेबोरेटरी में। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं आपको कि पोटेंशियोमीटर क्या है और इसको हम क्यों यूज करें। पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ये सब मेजर करने के लिए हमें वोल्टमीटर भी अवेलेबल होता है। और वोल्टमीटर क्या है? एक 4 इंच बाई 4 इंच का एपरेटस है। ये इतना सा एपरेटस होता है वोल्टमीटर, ठीक है ना। इस वोल्टमीटर से हम किसी भी सेल का ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये भी वही मेजर करता है जो वोल्टमीटर मेजर करता है, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर इतना सा नहीं है। पोटेंशियोमीटर लगभग 1.25 मीटर का और 1 फीट चौड़ा, लगभग 12 इंच चौड़ाई का इतना बड़ा एपरेटस होता है। और उस इतने बड़े एपरेटस भी अकेला मेजर करने के लिए, कम से कम पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें उसमें 4-5 चीजें और लगानी पड़ती है, जब जाकर के वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता है। तो प्रश्न उठता है कि जब 4x4 इंच के एपरेटस से काम चल जाए तो ये जो इतनी जगह घेरने वाला जो एपरेटस है हम इसको क्यों यूज करें? उसका जवाब सुनो कि वोल्टमीटर एक ऐसा एपरेटस है जो जब मेजरमेंट करता है उस समय ये सर्किट से कुछ करंट ले लेता है, और जब सर्किट से कुछ ये करंट ले लेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और हम मेजर क्या करने जा रहे हैं? हम भी पोटेंशियल ड्रॉप ही मेजर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो इस तरह से हो गया कि मान लीजिए हमने दूध की रखवाली करनी है और बिल्ली को वहां रख दिया, बिल्ली छोड़ेगी क्या दूध को? अपना उसका अपना रेसिस्टेंस है पोटेंशियल उसका वोल्टमीटर का। तो इसलिए जब भी ये कोई मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट करने के टाइम पर ये सर्किट से कुछ करंट ले लेता है, तो जो रियल मेजरमेंट होता है वो हमारे पास नहीं आ पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन का जवाब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी नॉट यूज वोल्टमीटर, या यूं बोल व्हाई वोल्टमीटर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट एपरेटस। या तुम्हारे ये वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड तुम्हें बड़ा सा लगेगा। व्हाई वोल्टमीटर इज नॉट गुड एट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। चेक करते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास, पहले थ्योरी की बात करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये कोई रेसिस्टेंस है R, ठीक है। इस रेसिस्टेंस में हमने करंट फ्लो किया I। मैं बोल दूं भाई ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। करंट I इस रेसिस्टेंस R में फ्लो हो रहा है। ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB VA माइनस VB, ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई? IR के इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
वी ए माइनस वी को अपन सिंपली वी भी लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू आई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मेजर होना चाहिए, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हुई। अब हमने क्या किया, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, यहां के बाद इधर है, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, ये प्रैक्टिकल फॉर्म हो गई। ये तो हमारी थ्योरेटिकल फॉर्म है कि भी कोई आर रेसिस्टेंस है, उसमें आई करंट फ्लो करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, ये मेजरमेंट होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। चाहो तो तुम एग्जांपल लेकर के देख लो कि मान लो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है और R इज इक्वल टू 5 ओम है, तो V होना चाहिए 2 इंटू 5 एम्पियर इंटू वोल्ट, ओम क्या हो जाएगा वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट। इस पर ओरिजिनल पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। अब मैंने इस रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया। मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर, याद करो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की जो कोइल होती है उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसको शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब वोल्ट मीटर हैज सम रेसिस्टेंस इनसाइड इट। जिधर रेसिस्टेंस है निश्चित रूप से उधर करंट जाएगी भाई। तो हमने यहां से अगर मान लो आई करंट दी, तो आई करंट का कुछ पार्ट नाम, कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो आई डैश करंट इस वोल्ट मीटर से फ्लो हो रही है। अब इसमें आर में कितनी करंट फ्लो होगी भाई, आई माइनस आई डैश होगी। आई करंट आ रही थी, ये पर जंक्शन है, केसीएल बोलता है, डिवाइड होगी, सम ऑफ द करंट इज पासिंग थ्रू वोल्ट मीटर, रिमेनिंग करंट आई माइनस आई डैश will pass through this AB. Now what will be the potential difference across this R? Okay, let's see. तो V dash बोल देते हैं इसको, V dash. V dash is equal to current कितनी है भाई, I minus I dash is current and resistance obviously R. Correct? अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये आया हमारे पास I R minus I dash R। ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, आई आर, लेकिन यहां पर तो इस आई आर में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है, वी डैश इज रॉन्ग। चाहो तो इसको एग्जांपल लेके देख लो। मान लो हमारे पास कितनी करंट ली थी हमने उधर, 2 एम्पियर करंट ली थी, ठीक है भाई। अब मान लीजिए इसमें 0.5 एम्पियर करंट इधर चली गई, इसमें कितनी बची अब 1.5। तो अगर इसको अपन कैलकुलेट करें तो देखो ध्यान से, V dash इज इक्वल टू 1.5, या चलो यहां भी रख दो, ज्यादा इजी लगेगा तुम्हें। आई करंट कितनी है भाई 2 एम्पियर, आर कितना था 5 ओम, माइनस आई डैश कितना है 0.5, आर कितना है 5, ठीक है। तो ये 1.5 इंटू 5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 5, 15 5 जस्ट 75, 7.5 वोल्ट। नुकसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर इज नॉट गुड apparatus, वोल्ट मीटर इज नॉट एन appropriate apparatus to measure the potential difference across the wire or the EMF of the cell. करेक्ट? आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए कि वोल्ट मीटर एक अच्छा apparatus नहीं है किसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करने के लिए। Because when it measures something, it takes some current from the circuit and there is some potential drop inside the voltmeter. Therefore, there is a lack of the potential difference in the original answer. Therefore, voltmeter is not used. तो ये पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले हमने ये पता कर लिया कि जो वोल्टमीटर है छोटा सा 4x4 इंच का, इससे हम पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ जब मेजर करते हैं तो ये सर्किट से कुछ करंट ले लेता है, यानी कि इट्स नॉट ए गुड apparatus. सो दैट व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि वोल्टमीटर तो ठीक नहीं है, पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। अभी पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टमीटर तो सर्किट से करंट लेता था जब मेजर करता था,
तो इसका मतलब वो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एपरेटस होना चाहिए जो जब इसको हम इससे हम मेजर करें कोई चीज, कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, उस समय सर्किट से कोई करंट नहीं ले, नल डिफ्लेक्शन मेथड इसमें आना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर डिपेंड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर डिपेंड है। और ये भी क्या काम करता है, देखो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो मीटर मेजर करने वाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला एपरेटस होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। अब इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, इस तरह से इसमें कुछ वायर्स होते हैं, 10 वायर्स। ये हो गया अपना 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वास्तव में 10 वायर नहीं होते हैं, ये एक ही वायर होता है 10 मीटर लंबा, जो यहाँ पर पुलीज लगी होती हैं। ऐसे देखो, ये ऐसी पुली लगी हुई है, तो यहाँ से अपन ने किसी ए पॉइंट पर वायर बांधा, यहाँ पर टाइट कर दिया टर्मिनल पर, और यहाँ से हमने वायर लेके इस पुली पे होकर के ऐसे ले आए, फिर यहाँ पर एक पुली लगा दी, फिर यहाँ पर एक पुली हो गई, पुली पुली, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 मीटर लेंथ का एक वायर है। इस वायर को हमने 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में इन पुलीज से होकर के हमने लगाया है। ठीक है भाई, यहां पर एक स्केल बना होता है, ये एक स्केल है। स्केल में क्या खासियत होती है बेटा, यहां से 0, 50, 100, फिर इधर से 0, 50, 100, दोनों आसपास ही लगाता हूं। आप कहोगे सर इधर तो 50 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे पूरे लिखे हुए मैं लिख नहीं रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये वही मीटर स्केल है जो आप जानते हो, 100 सेंटीमीटर, 0 से 100, उधर से उल्टा 0 से 100, ये एक स्केल लगा होता है। कुल मिलाकर के अगर पोटेंशियोमीटर एपरेटस की बात करें तो ये इतना सा ही होता है। और ये जो वायर और ये स्केल है, एक जो वुडन ब्लॉक होता है, या यूं बोल दो एक सिंपल सा एक माइका टाइप का होता है, उसके ऊपर ये लगा होता है। अब ये क्या मेजर करेगा बताओ, इसको कुछ भी मेजर नहीं कर सकता, इसमें वायर है और स्केल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका वायर कैसा होना चाहिए। वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, मैंने आपको मीटर ब्रिज में बताया था, ये होता है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम मैंने बताया था यूरेका। ये अलॉय है कोबाल्ट, निकल और आयरन की। ये क्यों लेते हैं हम, ये इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको लेते हैं, हाई रेसिस्टिव वायर है ये, करेक्ट। चलो, अब ये हमारा एपरेटस बनकर के तैयार हो गया। अब इसको मेजर करने के लिए हम सर्किट में क्या लगाएंगे, इसमें 2 सर्किट होंगे, एक होगा प्राइमरी सर्किट और दूसरा होगा सेकेंडरी सर्किट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सर्किट की। तो ए से एक वायर लिया, इस वायर के साथ में एक तो जोड़ा हमने कोई बैटरी, प्लस माइनस, इसको बोलते हैं हम ईपी। ईपी का मतलब हो गया सेल इन प्राइमरी सर्किट या बैटरी इन प्राइमरी सर्किट। एक ऑन ऑफ स्विच है और इसके बाद में ये ऑन ऑफ स्विच है और यहां पर एक रियोस्टेट लगा होता है। रियोस्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियोस्टेट एक ऐसा एपरेटस होता है जो रेसिस्टेंस के प्रिंसिपल बेस्ड है। रेसिस्टेंस कम करेंगे करंट ज्यादा हो जाएगी, रेसिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो करंट कम हो जाएगी। तो ये RH है, इसको बोलते हैं फिर RH रियोस्टेट। ये प्राइमरी सर्किट में एक ईपी, ऑन ऑफ स्विच के और RH रियोस्टेट अपन लगाते हैं। ठीक है, दूसरा जो सर्किट बनता है इसका, दूसरा सर्किट
ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट के लिए वापस ए से एक वायर लेते हैं, यहां पर एक दूसरा सेल लगाते हैं हम, इसको बोलते हैं ईएस, और ईएस का मतलब स्टैंडर्ड सेल। और स्टैंडर्ड सेल कौन सा होता है याद कीजिए, मैंने आपको बताया था डेनियल सेल इज स्टैंडर्ड सेल। डेनियल सेल को स्टैंडर्ड सेल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफी टाइम तक कांस्टेंट करंट देता है। तो ये प्लस माइनस एक हमने सेल लगा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया था, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वो बीच ऐसे होता है, बीच में 0 होता है और दोनों तरफ 30-30 मार्क्स बने होते हैं, और इसका जो पॉइंटर होता है यहाँ सेंटर में होता है। गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट द करंट और शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर एक तरफ करंट है तो पॉइंटर इधर झुक जाएगा, करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो पॉइंटर इधर झुक जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जोड़ते हैं अपन जॉकी। जॉकी के बारे में मैंने मीटर ब्रिज वाले एक्सपेरिमेंट में बताया था। जॉकी एक हाथ में इस तरह से पेन टाइप का होता है, इंटरनली यहाँ से एक वायर कनेक्ट होता है और वायर इससे गैल्वेनोमीटर से अटैच होता है, ठीक है। इसको हम कहीं भी टच कर सकते हैं, अपने हाथ से उठा करके ऐसे ऐसे टच कर सकते हैं। हालांकि एक और आता है कि स्टैंडर्ड आती है जो जनरली क्योंकि महंगी आती है इसलिए लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें पूरे 10 इस तरह के पार्ट बने होते हैं, इन 10 पार्ट में डॉट 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 लगी होती है। इस पूरे अपरेटस को ऐसे खिसका सकते हैं अपन, और जहां हमें रीडिंग लेनी है वहां पर उसको अपन दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। ये सर्किट हो गया। इसी का एक सिंपल सर्किट में बनाता हूं, ये तो ओरिजिनल सर्किट है जैसा होना चाहिए। अभी जो ए बी वायर है, मैंने इस ए बी वायर को थोड़ा सा देखो मॉडिफाइड करके यहां ऐसे बना दिया। ये कोई ये बी, ए बी वायर पूरा मैंने ऐसे ले लिया। वापस प्राइमरी सर्किट में क्या लगा रखा है वापस बनाते हैं। ये ईपी सेल, एक ऑन ऑफ स्विच के, रियोस्टेट, और ये कहां जुड़ा हुआ है बी पर। ए से ही फिर हमने दूसरा सेल ले रखा है, वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेनियल सेल, स्टैंडर्ड सेल। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और ये जो ये इसका फिजिकल फॉर्म है, जो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा दिखना चाहिए हो। इस तरह से उनको कनेक्ट करते हैं, मैंने बनाया है। ये थ्योरेटिकली चीजों को समझने के लिए है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वायर है वो 10 मीटर लंबा है, और ये जो सेल लगाया है या बैटरी लगाई है, ईपी का मतलब यहां पर क्या है, बैटरी इन प्राइमरी सर्किट। वर्किंग समझिए इसका ध्यान से, ये स्ट्रक्चर हो गया। वर्किंग देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको के को ऑन किया। जैसे हम इस के को ऑन करेंगे यहां से करंट चलेगा, ईपी से करंट जाएगा, कहां पर आया, ए पर। ए से इस तरह से घूमेगा 10 वायर में, 10 वायर में ऐसे करंट घूमेगा, घूम करके कहां आएगा, बी पर आएगा, और बी से कहां आया, रियोस्टेट पर। रियोस्टेट से वापस कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, आपके प्राइमरी सर्किट के सेल में पहुंच गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस आरएच से 0 रेसिस्टेंस रखूं तो ये जो सेल है ईपी, इसका ईएमएफ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो अभी नेग्लिजिबल है। आगे जाके हम प्रॉब्लम्स में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो इसका जो ईपी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। मैं पहली इक्वेशन अगर मैं लिखूं कि ईपी इज इक्वल टू वीएबी, ईपी इज इक्वल टू वीएबी, पोटेंशियल EMF, electromotive force of this battery is equal to the potential drop across this wire AB। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो ये EP जो है A और B के बीच के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल है। रफली अगर अपन इसको समझें, EP की जो वैल्यू होती है लगभग 2 वोल्ट होती है। एक यहाँ पर लेड एसिड एक्यूमुलेटर लगा देते हैं अपन, तो 2 वोल्ट होती है। मान लीजिए इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है,
और मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखूं, इसका 1000 सेंटीमीटर हो गई। अरे भाई 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर पर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप है 2 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 2/1000। और अगर मैं बोलूं कि 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10, 1 0 से 1 0 तो ये आ गया 0.02 वोल्ट। वर्किंग इसका प्रिंसिपल ध्यान से समझना है। हर साल पोटेंशियोमीटर में से, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईआईटी हो, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो इसके प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है जो मैं आपको समझा रहा हूं। हमने कहा कि भाई यहां से यहां तक जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है। लेंथ कितनी है भाई वायर की, 1000 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना हो जाएगा, 2/1000। और मैं कहूँ कि 10 सेंटीमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 0.02 वोल्ट। ठीक है, मान लो मैंने इस जॉकी को सबसे पहले यहाँ टच किया, इस जॉकी को अपने हाथ से उठाया और मैंने यहाँ पर कहीं टच किया, इसको बोल दें अपन P1। ठीक है, इसमें देख लो यहाँ पर मान लो हमने A के पास कहीं इस P1 पॉइंट पर टच कर दिया इसको। ठीक है बेटा, अब P1 पर टच किया, A से P1 की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब मैंने अज्यूम की है A से P1 की जो डिस्टेंस है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 0.02 वोल्ट। इधर है मेरे पास 2 वोल्ट, इधर है 0.02 वोल्ट। कौन बड़ा, 2 वोल्ट बड़ा। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको यहां पर टच कर दिया तो कौन से सेल की करंट चलेगी भाई, इस सेल की। दूसरा देखो यहां पर ES है, ES कितना होता है, डेनियल सेल का EMF आप जानते हो, ES इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट होता है। ठीक, अब यहां से लेकर यहां तक कितना है हमारे पास, 0.02 वोल्ट। और यहां पर कितना है, 1.08 वोल्ट। कौन सा ज्यादा है, 1.08 वोल्ट ज्यादा है। एक तरफ से आपने एक गिलास पानी डाल दिया, एक तरफ से आपने पूरी एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया, कौन सा पानी बहा के ले जाएगा, बाल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस जॉकी को P1 पर टच करता हूं तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि VAP1 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP1 इज लेस देन ES। इसका यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ES से कम है। तो सेल कौन से, किसको, कौन से सेल की करंट चलेगी, ES की। ES सेल की करंट कैसे चलेगी, ध्यान से देखो, ES से A पर आए, A से P1 पर गए, P1 से गैल्वेनोमीटर में और गैल्वेनोमीटर से ES पर। तो जो डायरेक्शन होगा करंट का, यहां मैं लिख भी देता हूं, ES से A से P1 पर, P1 से गैल्वेनोमीटर में और गैल्वेनोमीटर से ES पर। इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन आ गया मान लो इधर लेफ्ट में आ गया। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर किधर आया, मैंने मान लिया यहां पर कि भाई ये लेफ्ट में आ गया। करेक्ट। चलो अब क्या किया अपन ने, इस P1 को, ये जो था J, अब J को अपन ने B के पास कहीं टच कर दिया, किसी P2। इस डायग्राम में देखो यहां कहीं टच कर दिया P2 को। और P2 की जो पोजीशन है अपनी, ये मान के चलते हैं कि भाई ये 900 सेंटीमीटर पर, 9 चलो ज्यादा करें, 990 पर है, 990 सेंटीमीटर पर। अब यहां से अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करो, PD किसमें, 990 इंटू कितना है यहां पर, 0.002। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, 190, लगभग 1.98 वोल्ट। अब जो A और P2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAP2, ये लगभग कितना है, 1.98 वोल्ट। ठीक है, 1.98 वोल्ट अब किससे ज्यादा है, 1.08 वोल्ट से ज्यादा है।
पहले जो करंट चल रहा था, पहले इस सेल का करंट चल रहा था, क्योंकि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था ये कितना था 0.02 वोल्ट. इट इज वेरी लेस देन इन द कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल दैट इज 1.08 वोल्ट. करेक्ट. जब मैंने इसको यहां पर टच किया, अब क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी. अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, चलो अब ए से इस सेल के करंट चलेगी ऊपर वाले, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है. तो मैं बोलूं कि इफ VAP2 is greater than ES, VAP2 is greater than ES, डेनियल सेल से ज्यादा है, अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ए से जाएगा ES पर, ES से जाएगा गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से जाएगा जॉकी पर. ठीक है ना, कि जॉकी लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, जॉकी पर, और उसके बाद में कहां जाएगा ये बी पर. डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया. पहले ES से ए की तरफ जा रहा था, अब ए से ES की तरफ जा रहा है. तो अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पहले लेफ्ट में आए तो अब किधर आ जाएगा, अब राइट में. करेक्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है. 10 सेंटीमीटर 0.02 था, 100 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 200 सेंट पर 0.4 हो जाएगा, 400 सेंट पर 0.8 हो जाएगा, 800 सेंट पर 1.86 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएंगे पूरा 1000 पर 1000 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा. इसका मतलब ए से लेग से बी की तरफ जैसे जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो जब VAP1 इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ES से कम था तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया था. जब हमने बी के पास टच किया, अब ऊपर वाले का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो गया, तो अब जो डिफ्लेक्शन आ रहा है किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है. अब मैं अगर ऐसी जगह पर टच करूं इसको, जॉकी को ऐसे पॉइंट पर टच करूं कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए. मान लीजिए मैंने इसको यहां पर कहीं टच कर दिया P पर, इस P पर मैंने यहां पर इसको टच कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया 0. जैसे मैंने इसको यहां पर टच किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया 0 डिफ्लेक्शन हो गया. इसका मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सर्किट से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ए से लेकर के पी तक का पोटेंशियल ड्रॉप होगा VAP, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ES के बराबर हो जाएगा, डेनियल सेल के EMF के बराबर हो जाएगा. समझ आएगी बात. तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये चीज एक बार फिर समझाऊंगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. तो ये इसको आप ठीक से समझ लें. 10 मीटर वायर है, ये स्केल लगा हुआ है मेजर करने के लिए. ये इसका प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट. इसका जो सर्किट डायग्राम है ये फिजिकल डायग्राम हो गया. सर्किट डायग्राम इस तरह से मैंने बना दिया, और यहाँ पर सीधा सीधा छोटा सिंपल सी केस है. आपने उसमें भी देखा था अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी, कि अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो जो करंट का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है. तो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, यहाँ का कम था, तो ES की करंट चली. जब यहाँ पर हमने टच कर दिया, इसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो गया, अब ऊपर वाले सेल की करंट चलेगी. हम ऐसी जगह टच करेंगे कि उस पॉइंट से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है कि उस पर पोटेंशियल ड्रॉप ES के बराबर हो जाता है. उस समय सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. और P से लेकर के ए तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस लेंथ. समझ आ गई बात. तो इट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इसकी फॉर्मुलेशंस के बारे में बात करेंगे. ओके, दैट्स इट.